गोले चारों का मंच में मेजबान उमरानी बलोच वशत कना शुमार में मर्च की मरागश वशी सुपा उम्मीद कना शुमा वशता खुशता शुमे वशी बढ़ जावे बात मैं बलोच चागिर मैं बलोच कौम अमा जहाँ है अमा चागिर दानी गुमा रिश्ता अमाई निगमा वश पे बात खुश पे बात आगो कुछ शगरन पे बात अल्लाह पाक के रमश बसर अंचो नाजिल पे बात अंचो नाजिल पे बात के नूदानी शंस शुमा खुश पे बात शुमारा कदी गर्मी गुआत में लगा शुमा अरवाद सर्दी सायगा पे बाती अमा मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक ने जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का आमीन सुमा आमीन गोले चारों का मर्द शुमा में गिंदगी तमा बास खुशा बास कंदगी में बास गला शिवश तभी मर्चिया कुआ जाए छे के मर्ची में प्रोग्राम मर्ची के मरागश बाज हास बैगी और मैं अमीर लौटा के मर्ची मरागश का शुमा भी बेकन देता और मैं दिए नकना होती गेस्ट एक मशुमे मुलाकात का नीन का इंट्रोडक्शन का नीन का भले एक शरीक अपने शुमारा खुशा के असर अली की कॉल है कि अगर मैं दिखे मर्दमानी वास्ता दुआ करने और मारा वती वास्ते दुआ करने की ज़रूरत न भी बमिशका और शुमा अर वादी वती वास्ते दुआ करने के वास्ते सपोर्ट्स करने था और देखिए मर्दमानी वास्ते भी दुआ बिकने ताकि शुमे दुआ जल्दी कबूल भी बा शरीर में रवती मरागश नहीं मगा मैं मरागश बाज हाजिमा बाज एक्साइटेड है मर्ची गोले चारों का छिए कि माँ फिल्म द्रोचारी ड्रामा म द्रोचारी कार्टून को जाम जोगे जो कार्टून नचारी बल्कि मर्ची शुमारा बरगी अम्मा फिल्म दुनिया अम्मा ड्रामे दुनिया अम्मा कार्टूना नहीं दुनिया जैसे मैं कभी कभी सोचता वत का आसान भी शुमा भी सोचता ए टीवी तो का कार्टून असलिया टीवी तो का ईशानी पूरा अलग एक दुनिया ईशानी आवाज़ को जाचे पैदा कही मर्ची में शुमारा गोशे कि कार्टूनानी आवाज़ है पुछता राज कहीं कार्टूनानी आवाज़ है पुछता मर्दों कहीं ये ड्रामिया में जो चार गई तुर्किश ड्रामिया में आए चार हाँ आए मैं चो समझी छिया डबिंग भी था कभी मैं सोचता अरे यार ये जो शर घुस गई पूरे शे एक्सप्रेशन सब जो शा पूरा अमी अमी वो ये मर्दों कहीं कभी अंचो मतलब जो शीन बई ना वसवस बई थी मर्दों कहीं शुमाचारी और मर्च में शुमारा मिलना ही ना मैं एक शर अंचे खासी गेस्ट माइए गेस्ट बोक्षमाइए होस्ट बोक्षाई वती जन प्रोग्राम होस्ट और मैंने बाज जो अस्ती खुशी बह गई कि मैं होस्ट निश्तगा एक डिग्री होती देखिए होस्ट होती प्रोग्राम में तवार कथा और गोले चारों का एक दिखे गप्पी माँ मर्चोती मरागशा स्विच कने उर्दू है तो का भले शुमे गुमा जब मैंने शुमे गुमा वती गोले चारों का ने गुमा अबर कनगी बई और मैं बोलो छी तो का अबर कना गोड़े में दिले जो लांकिया छी वशत कने मैं मर्ची की खास मेहमान सजना ची पहला ये नाम अच्छी मुश्किल है नाम है गोले चारों का माँ माई की ने यही नाम है प्रोनाउंस करके कोशिश करेंगे नबी के बल्ले में गलती कोशा बल्ले अर्तगल चौधरी मोस्ट वेलकम आपका आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया मुझे समझ तो कुछ नहीं आया लेकिन सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं अपने गोले चारों जैसे मुझे देखने वाले उनको ये बता रही थी कि जैसे फिल्मों की दुनिया कार्टूनों की दुनिया जो हम सोचते हैं बचपन में कम कार्टून देखते हैं टीवी में ये कौन है इनकी आवाज़ कहाँ से है कभी कभी मैं कुछ छोटी थी तो आज मैं टीवी तोड़ूंगी मैं कार्टूनों की दुनिया में जाऊँगी देखूंगी वो क्या है क्या नहीं। अच्छा आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि वॉइस ओवर क्या है? देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं वॉइस ओवर और डबिंग। जिस तरह आप बात कर रही हैं कार्टून्स की या टर्किश ड्रामास बिल्कुल बिल्कुल अगर हम किसी भी एक बनी हुई चीज़ पर फिल्म होती है उसमें कैरेक्टर्स काम करें किसी भी ज़बान में होती है कार्टून्स हैं अगर उन्हें अपनी आवाज़ देते हैं वो एक्टिंग जो वो कर रहे हैं हम अपनी आवाज़ के ज़रिए करते हैं जैसे सदाकारी कहा जाता है उर्दू में वो डबिंग कहलाती है। अच्छा ठीक है। वॉइस ओवर अलग चीज़ है तो मैं अगर पहले वॉइस ओवर पे बात कर लेता हूँ। वॉइस ओवर एक ऐसी चीज़ है देखिए आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है उसको ब्रीफ कर रहे हैं उसमें आपका वॉइस ओवर होता है। ठीक है। और उसका एक तरीका अलग होता है जिसमें कमर्शियल्स अलग चीज़ हो जाते हैं। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल अलग तरीका होता है हमारे बोलने का उसको बताने का। अगर कोई हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को तो एक तरीका अलग होता है। अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं कमर्शियल के अंदाज में तो बेचने का एक अलग तरीका होता है जिसमें हम बेचने से मुझे एक चीज़ याद है कि हमारे गली में ना वो तेल वाला आता है देखिए वो हाँ वो भी बिल्कुल है वो खुद कर सकते हैं। अगर देखें अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि वो जो गली में बेचने वाला है और उसकी जो आवाज़ है मैं अगर उस अंदाज में काम करूंगा तो वॉइस ओवर कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं वो खुद कर रहा हूँ और तो मैं इसमें अपनी आवाज़ दे रहा हूँ तो मुझे वो एक्टिंग करनी पड़ेगी वो आवाज़ शायद कॉपी करनी पड़ेगी सुनना पड़ेगा समझना पड़ेगा। गोलगप्पे वाला होता है गोलगप्पे और डबिंग थोड़ी सी अलग चीज़ है।
डबिंग एक अदाकारी है, यानी कि आवाज़ के ज़रिए, जिसको सदाकारी कहते हैं, मैंने पहले कहा, वो है। कोई भी फिल्म है, ड्रामा है, कार्टून है, आपको जो भी कैरेक्टर मिलता है जिस पर आपकी आवाज़ सूट करती है, बिल्कुल, अब वो जो कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, तकलीफ में है, भाग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें आपको अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचानी है। अच्छा, जिसके बाद जब आप उसको सुन रहे होते हैं तो आप, जैसे आपने कहा कि मुझे पता नहीं था कि क्या है, कैसे हो रहा है, कौन है, बिल्कुल, तो अगर हम वो काम कर रहे हैं तो जब सुनने वाला और देखने वाला उसको देख रहा है, सुन रहा है, तो उसे यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ अलग है और ये आवाज़ अलग जा रही है किसी और की। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको यही लगेगा कि यही बंदा है, यही वो औरत है, यही वो बच्चा है जिसकी भी वो आवाज़ दे रहे हैं, तो वो ये खुद ही बोल रहे हैं उसमें। इसलिए कार्टून में आकर थोड़ा सा लोगों को वो होता है, यार कार्टून कैसे बोल सकते हैं, ये तो एनिमेटेड चीज़ हमने बनाई हुई है, तो उसमें भी हम आवाज़ देते नहीं, हैं। हम जब छोटे थे हम तो ये समझ, ये टीवी में ना कार्टून्स की दुनिया है। हाँ, और कार्टून्स की दुनिया है, मैंने बिल्कुल। तो एक दिन पक्का इरादा कर लिया था, मैं तो टीवी सीरियसली होता भी यही था। जब छोटे होते थे तो हमें ऐसे लगता था जैसे जो भी ड्रामा देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, ऐसा लगता था इस बॉक्स के अंदर कोई आता है और काम करता है। हाँ, यही चीज। लेकिन बाद में बड़े होकर पता लगा ना कि अब बचपना होता ही ऐसा है, फिर बेवकूफ़ी होते हैं। मेरी दादी जान, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और पता है क्या, ये कार्टून सांस कैसे लेते हैं? अच्छी बात है, लेकिन ना वो परेशान थी, वो सोचती थी कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो जैसे मैंने बताया, फ़र्क है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। कोई भी हम चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वॉइस ओवर को लेके, तो वॉइस ओवर वो आ जाता है, जैसे मैं किसी जगह की बात कर रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये ऐसा है, तो उसका एक तरीकाकार बताने का, समझाने का अलग होता है। और अगर हम कमर्शियल वॉइस ओवर करते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, बिल्कुल, कमर्शियल में बता भी रहे होते हैं लोगों को और फिर उसके साथ बेच भी रहे होते हैं, तो उसका अंदाज़ थोड़ा सा अलग होता है, वो वॉइस ओवर कहलाती है। और डबिंग, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो काम ही अलग है, क्योंकि वो एक ड्रामा बन चुका है, किसी और आवाज़ में है, किसी भी और ज़बान में है, तो हम उसको फिर अपनी आवाज़ देते हैं उर्दू, उसमें हम सदाकारी करते हैं, वही चीज़। कोले चारों का जो मैं समझता डबिंग और वॉइस ओवर है तो का बास फर्क है, जैसे मगों के मोती कसानिया समझता बिता कि टीवी है तो का जो अस्ती मर्दमा बिल मर्दम वो खैर समझा कहते हैं, नहीं वती आवाज़ है, भले कार्टून्स अन्नी वो माशाल्लाह दौर से चौक इंचो अम्मी मम्मी गोशा के दौर से चौक पैदा न भी तक डाउनलोड भी तक डिजिटल चौका आए ना, वो खबर ही थी से बारुआ जब माँ कसान भी थी कि मैं सोचा था एक कार्टून्स शानी एक कोजाम दुनिया ये शानी, अगर कदी कदी लुगा मन अम्मे बरदादा में अब्बे बरदादा मन रवा कार्टून नहीं दुनिया आए नहीं दुनिया शहरी में यक रुचि हूँ प्रोग्राम करता कि मैं टीवी प्रोशा और मैं कार्टून नहीं दुनिया तो कराऊँ, भले दुनिया कोई दुनिया ही नहीं, आज दुनिया ही पूछता जो मर्दम हस्तियाँ इंसान ही मर्दम जैसे इंसानी मर्दम कुछ किया मैं होती जब मैं वॉइस ओवर कुछ के डबिंग करी, और जो हमारा पदमती नाम गलत है, वापस मैं आपका नाम गलत बोल रही हूँ, अर्तगल साहब। चलिए आज के लिए छूट है आपको, आप बोल सकती हैं। अर्तगल साहब हमारा एक गोश्त के वॉइस ओवर अलग चीज़ थी। वॉइस ओवर जैसे अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बने नहीं, जैसे अमाई पुछता वॉइस ओवर भी अंचो कि मैं जानी मैं गलिया कहाँ तो बाज चीज़ गोल गप्पे वाला हमारी जब वो वॉइस है इसकरी वॉइस ओवर पदा मोती गपुत्राना अर्तगल साहब, हम पहले मैं नाम है चीज़, आप अपना नाम का मतलब बताएं कैसे है क्या है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे हो रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए अर्तगरल ये टर्किश नेम है, ठीक है, और अब तक तो बहुत सारी दुनिया इस नाम को सुन चुकी है, जान चुकी है ड्रामे की वजह से, जो ड्रामा टर्किश ने बनाया। ये उनके लिए आप कह सकते हैं कि उनका लीडर था, उनका सुपर हीरो था, जो भी था वो वहाँ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस अर्तगरल ने जो है सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, आगाज़ किया, फिर आगे उसकी औलादों में से जो है वो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, सबने आगाज़ उसने किया। मेरे बाबा ने जो है अल्लाह जनसीब करे उनको, हमारे पैदा होने से पहले सोच लिया था कि जी बच्चों के नाम तो इस तरह रखने हैं, टर्किश नेम रखने हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर से डबल मास्टर थे, तो उनको शौक था। आपके बाबा को तुर्किश जो ड्रामे वगैरह उनमें इंटरेस्ट था, ये वहीं से कर आए थे? उन्होंने आए नहीं थे, वो बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी थी, तो इस्लामिक हिस्ट्री में जिक्र है अर्तगरल का, तो उनको बड़ा था कि यार मेरे इंशाल्लाह ताला अगर मुझे अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बेटे हुए, तो मैं इस तरह के नाम रखूँगा, तो उन्होंने मेरा नाम रखा। और अब आहिस्ता आहिस्ता जब ज़ाहिर है छोटी एज थी तो लोगों को नहीं समझ आता था, तो लोग पहले जब मैं थोड़ा बड़ा जब हो गया तो लोगों ने मुझसे मेरा नाम सुनने के बाद हमेशा ये पूछा आप मुस्लिम हैं तो मैं सबको बताता था जी भाई मैं मुस्लिम हूँ, हिस्ट्री बताता था इस्लाम की। अब जब ये ड्रामा आ गया अर्तुगरुल गाजी जब चल गया
तो उसके बाद लोग मुझसे अब ये मेरा नाम सुन के पूछते हैं आपने ड्रामा देख के रखा है मतलब मैं कि ना पहले सुकून में था ना मैं अब सुकून में। तो बहुत इजी है अगर आप ज़रा जो अतराफ में मेरे लोग हैं, दोस्त यार हैं, फैमिली है, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन अब बाहर वालों ने ड्रामा सुनकर अर्तुरुल बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये अर्तुरुल टर्किश ज़बान के अंदर है। उर्दू ज़बान में अगर जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये अर्तगरल बनेगा, क्योंकि हमारे पास उर्दू में तमाम लफ्ज़ों की जो वो साउंड है, तो हम इसको अर्तगरल पढ़ेंगे और पूरा है अर्तगरल चौधरी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता, आपके लिए टंग ट्विस्टर हो सकता है, आपके लिए ये इम्तिहान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इम्तिहान ही लग रहा है आप 2-3 दिन इंशाल्लाह इसका रट्टा लगाएं, आप चौथे दिन देखिएगा फाका होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने अच्छी बात कही है, मुझे मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है कि आपके जो बाबा हैं उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ के आपका नाम पहले से सोच के रखा था। तो ये कुछ इस तरह हुआ कि आपके बाबा ने पहले आपका नाम सोच के रखा और आपके अंदर वो कैरेक्टर भी शायद हो सकता है। देखिए, मैंने सुना है कि नाम का असर होता है, तो बिल्कुल हो सकता है कि शायद नाम के असर होने की वजह से हम लोग जो है वो इस तरह हो गए। ये बोलते हैं ना, कोई चमत्कार, कोई जादू, कोई कुछ। देखिए, ये तो अल्लाह जानता है कि उसने क्या सोच रखा है, वो ही बना रहा है। हमारे अंदर हम कुछ भी खुद से तो नहीं हम कर सकते, अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। अच्छा, हमने अर्तगल जो ड्रामा है उसमें काम किया है? जी बिल्कुल, मैंने उसमें आवाज़ दी है। बिल्कुल, मतलब ड्रामे में आवाज़ के जरिए काम किया है। तुर्की जाके सिपाही नहीं बना मैं। अच्छा, आपने कौन से कैरेक्टर की डबिंग की उसमें? मैंने 5-6 कैरेक्टर्स उसमें डब किए थे। मतलब 5-6 कैरेक्टर्स की एक साथ डबिंग कैसे? कंफ्यूजन नहीं होती? नहीं होती। जब कोई डबिंग जो काम है ना, वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। मुश्किल नहीं है, तरीकाकार होता है। आपको फॉलो करेंगे, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। इंसान के लिए तो अल्लाह ताला ने कुछ भी मुश्किल नहीं रखा। पर टैलेंट भी होना चाहिए। वो टैलेंट देखिए होता है, बिल्कुल होता है। ये टैलेंटेड लोगों का ही काम है जिसके अंदर ये वाला टैलेंट हो। मैं सम टाइम अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जिसको शौक नहीं है डबिंग का, उसके लिए शायद ये बोरियत वाला काम है। क्या यार, एक कुर्सी पे बैठ के सामने स्क्रीन लगी हुई है, कुछ लोग अपनी बातें कर रहे हैं और हमें वो उनको सुनकर उनकी तरीके से काम करना है। लेकिन जिसको इसका शौक होता है, वो फिर इस काम में बोलता है कि नहीं भाई, मुझे दिन में 7-8 घंटे तो ये वाली एक शिफ्ट देकर ये प्रॉपर ये काम करना है, जो शौक है। और अपने आप को एक नई से नई चीज़ के अंदर देखना होता है कि यार एक नए कैरेक्टर में मैं कैसे उसके एक्सप्रेशंस को अपनी आवाज़ के जरिए दे सकता हूँ। ये चैलेंजिंग होता है। तो और फिर जब आप इस काम में आ जाते हैं, कुछ होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं जो पहले से ही अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुछ इस फील्ड में आने के बाद सीख लेते हैं कि आवाज़ टोन कैसे बनानी है, टोन कैसे बदलनी है, कैरेक्टर सामने कैसा है, बहुत कोई मोटा है। मतलब ये चीज़ नेचुरल नहीं होती कि आपके अंदर जो चीज़ है आप वॉइस चेंज कर सकते हो, इसे सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आकर सीखा आवाज़ को बदलना। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई ऐसा है कि एक कैरेक्टर है, मोटा सा है, भारी सा है, आपने पहले उसकी आवाज़ सुन ली, जो भी समझिए आप मुझे देखकर नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा। तुर्की में जैसे उसने वो कैरेक्टर तुर्की में बोल रहा है और उसकी ओरिजिनल वॉइस भारी है। अच्छा। तो आप कोशिश कर सकते हैं अपनी टोन चेंज करने की। क्या मैं करके देखता है, इंसान कोशिश करता है कि जैसे आपने बोला था मोटा सा भारी आवाज। हाँ, जैसे मैंने एक कैरेक्टर अभी एक कार्टून का कैरेक्टर किया था, एक कार्टून चल रहा था, उसमें मैंने एक वो असल में वहाँ बड़े प्यारे लोग हैं मेरे, जहाँ मैं कार्टून्स की डबिंग करता हूँ। उन्हें कार्टून के अंदर जब भी कोई ऐसा लंबा चौड़ा और मोटा कैरेक्टर नज़र आ जाता है तो वो बोलते हैं यार ये तो अर्तगरल के लिए साइड में कर दो, उसकी आवाज़ खुद ब खुद चली जाएगी इसके अंदर। तो मैंने वो कैरेक्टर मतलब लाइक वो काफ़ी बियर्ड शियर्ड थी और उसकी मूछें थी। अच्छा, एक चीज़ और फॉलो करनी पड़ती है, अगर उसके लिप्स कितने चल रहे हैं, हमें बहुत बारीकियाँ पकड़नी पड़ती हैं कि वो बड़े मुंह से यूं करके बोल रहा है या वो छोटे मुंह से बात कर रहा है। तो उसकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी भारी थी, तो मैंने इस तरह बोल के बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो उस पर वो फिर जब आपने ये डब किया, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं कार्टून देख रही हूं। और जब वो उस कैरेक्टर पे बैठी तो आपको उसको सुनने के बाद लगेगा हाँ ये बंदा ही बोल रहा है। फिर वो बारीकियां हम जरा करते हैं, इसकी लेंथ को देखना होता है, सिंक बिठाना होता है, फिर वो जो एक्सप्रेशन दे रहा है उस एक्सप्रेशन को फॉलो करके वो उस तरीके से आवाज़ निकालनी है, उतार चढ़ाव देने हैं लफ्ज़ों के। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। देखिए मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मैंने कहा ना मुश्किल लगता ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ का दुनिया में एक तरीक़ाकार है। अगर आपको शौक है, आप उस तरीक़ाकार को फॉलो कर सकती हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए।
अच्छा, आप इस वक्त अपनी आवाज़ में बात कर रहे थे? जी, ये मेरी आवाज़ है, मैं आप देख सकते हैं मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ट्रांसमीटर ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए आप तक आवाज़ जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है। होता है ना, अगर कोई इंसान इतनी सारी आवाज़ें निकाले तो कंफ्यूजन होती है। ये हमारा काम है और शायद अल्लाह ताला ने इसलिए टैलेंट दिया भी होगा कि उसने हमसे ये काम लेना था। और आज इस काम की वजह से भाई सिंपल सी बात है कि हमारा रोज़गार जो है इस वक्त यही है, हमारा काम चल रहा है, हमारा घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है इस काम की वजह से। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, माशरे में एक मकाम है और इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी भी है। बिल्कुल, और माशाल्लाह आज थोड़ी बहुत नहीं, यही समझो अगर आप लोग की आवाज़ नहीं होती तो हम यही ब्लैंक 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 माशाल्लाह आप पाकिस्तान में इस वक्त बहुत आर्टिस्ट हैं जो डबिंग कर रहे हैं और इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड हैं अपने अपने काम में, और जिसे हम एक नॉर्मल उसमें कहते हैं कि चीते हैं, और सीरियसली बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि आपने अर्तुगरुल जो ड्रामा था उसमें कौन कौन से जो कैरेक्टर? देखिए जी, 2 तो मेन कैरेक्टर थे मेरे। एक तो दुआन जो अर्तुगरुल के साथी था, ये 3 साथी थे इसके, बमसी, दुआन और तुरगुत। दुआन की आवाज़ मैंने दी थी। उसके बाद एक उसी सीज़न में 1 और 2 सीज़न के अंदर एक कैरेक्टर था अल अजीज़, उसकी आवाज़ मैंने दी थी। अल अजीज़ भाई साहब आप समझ लें कि हमारी बॉडी से भी आधे थे, वो इतने नहीं थे, वो बहुत ही मुखंचू से बेचारे छोटे से बादशाह थे हलब के। तो उनकी आवाज़ के लिए मेहनत करना पड़ रही थी, ज़रा गले को जाकर माइक के आगे थोड़ा सा खींच कर और आवाज़ को पतला करना पड़ता था। तो उसकी तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे की थी कि लाइक बड़ी बारीक सी आवाज़ निकाली थी, क्योंकि उसका बिल्कुल छोटा सा मुँह और बड़ा मुख्तसर सा बंदा था वो, तो उसके लिए ऐसे थे ओह तो आप हैं अर्तुगरुल। तो उनके लिए थोड़ा सा बस ये मेहनत करना पड़ती थी, जरा माइक को नीचे करके हल्का सा। हम आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, पर आपने जो किया वो बहुत जबरदस्त था। मतलब माशाल्लाह से आपकी आवाज अपनी भारी है और आपने अपनी आवाज से जो माइंड ब्लोइंग सी ये करना पड़ता है, तो इस तरीके से। और दूसरा तो नॉर्मल था, वो इसी तरह की आवाज़ में वो मैं परफॉर्म कर रहा था दुआन कैरेक्टर कि अर्तुगरुल भाई दुआ कीजिएगा कि हम सफ़र पे जा रहे हैं और कामयाब होकर लौटें। वो इस तरीके से था, वो नॉर्मल था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। बस वो एक जंगजू था, सिपाही था। तो वो अर्तुगरुल के साथियों में थे, 3 साथी थे, अर्तुगरुल 4 बंदे थे ये जो हर वक्त लड़ा करते थे, लड़ते रहते थे। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक कैरेक्टर मिला, चलो जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे में इतने सारे कैरेक्टर के साथ की, आवाज़ चेंज हो गई, आवाज़ मेरी आवाज़ चेंज हो गई। हाँ, जैसे कभी गला बैठ गया आपका। बहुत होता है, बहुत होता है। तो इसमें आप लोग कैसे करते हो ये? देखिए ये मुझे बाकियों का बिल्कुल नहीं पता कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, मैं अपना बता सकता हूँ। एक ड्रामा बोल रहा था मैं, कौसम सुल्तान, उसमें एक बादशाह का कैरेक्टर था मेरा। वो बादशाह भाई साहब जो थे ना, वो बहुत लाउड थे, बहुत लाउड थे। मतलब वो इतने लाउड थे कि तारीख भी में आप उनको पढ़े तो पता लग जाएगा कि वो एक खर दिमाग टाइप बादशाह था। और वो अपनी वालिदा से भी जो है ना वो अंडरटोन बात नहीं करता था, चिल्ला कर करते के साथ सख्त लहजे में हमेशा बात करता था। तो जब वो कैरेक्टर मुझे मिला तो उन्हें लगा कि ये उस पिच को बिल्कुल मैनेज कर पा रहा है, तो मुझे वो कैरेक्टर मिला मेरी आवाज़ को। मैंने जब उसको किया तो उसके कुछ सीन ऐसे होते थे जब वो मजमे से बात करता था। अच्छा। सीन के अंदर दिखा रहे हैं कि जी तकरीबन सैकड़ों की तादाद से लोग खड़े हैं, उसके सिपाही खड़े हैं, तो जब वो उनसे बात करता था, और वहाँ तो ड्रामे के अंदर तो आपने ये दिखाना है क्योंकि वो बादशाह भी परफॉर्म कर रहा है, चीख के बात कर रहा है ताकि सब तक आवाज़ जाए, तो वो तो सिस्टमैटिक कर दिया करते थे, एडिट वेडिट होके थी। अब हमें तो नेचुरल देनी है। उसमें फिर मेरे गले की ऐसी हालत हो जाती थी कभी कभी तो एक सीन उसका ऐसा था जब मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि वो बहुत लाउड था। अच्छा। वो इतना लाउड था, मैंने नहीं मैं कान बंद कर लूंगी, पर हमारे चारों को तो देखना ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका मुझे आइडिया है, इसलिए मैं वो कर नहीं सकता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वो 8 से 9 मिनट का सीन था, मुझे आज भी याद है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने तकरीबन 13 या 14 कप चाय के पिए थे, सिर्फ उस एक सीन को करने के लिए, क्योंकि हमें वो सीन लाजमी उस दिन ख़त्म करना था। और इतना ज़्यादा बार बार गला, जैसे मैं जब उस पिच पर जाता था जिस पिच पर वो बात कर रहा था, तो गला बोलता था कि इतना जुल्म नहीं कर मुझ पर। फिर मुझे चाय पीनी पड़ती थी, इसको ज़रा सा तर करना पड़ता था गले को, और फिर उसके बाद फिर 1-1.5 मिनट का सीन होता था। फिर तो मैंने 13-14 कप, मैं किसी को बताता हूँ तो हैरान हो जाता है, यार इतनी चाय पी थी तूने। मैंने कहा उसके बाद से चाय की आदत लगी मुझे, वरना पहले नहीं थी। फिर मैंने कहा चाय पिया करूँगा मैं। अच्छा, मतलब ये आप लोग अपनी जो आवाज़ है वो खुद भारी कर देते, कैसे उसमें एडिटिंग वगैरह का कुछ? ना, देखिए वो फिर कंप्यूटराइज हो जाती है।
अच्छा। वो बिल्कुल ऐसा आपको, आप सुनेंगी तो आपको फील हो जाएगा कि यार नहीं, इस शख्स की जो ये बोल रहा है ना, सामने जो कैरेक्टर है, इसकी आवाज़ लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि इसको आवाज़ दिलवाई जा रही है मजबूरन, यानी कि कोई इस आवाज़ तक नहीं पहुंच पाया, अच्छा, तो इसको दिलवाई जा रही है। तो ये इस तरह होता है। देखिए मैंने जैसे बताया आपको कौसम सुल्तान ड्रामा, जो उसमें कैरेक्टर था बादशाह का, वही लड़का मैंने एक ड्रामे में और में उसकी आवाज़ दी। अच्छा अच्छा। वो नॉर्मल था, ऐसे जीन्स पैंट पहन के बैठा है, टी शर्ट है, जा रहा है, जिम जा रहा है, तो वो नॉर्मल था, कैजुअल था। तो हमने कैजुअल आवाज़ दी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कि हाँ चलो ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ, जिम आने के बाद तुमसे बात करता हूँ, ओके भाई ठीक है। अब वही कैरेक्टर था, वही लड़का, वो बादशाह बन गया। यानी कि अगले ड्रामे में उसने बादशाह कैरेक्टर किया, उसकी बियर्ड, बाल वाल और वो फुल, फिर बादशाह बन जाता है। तो वैसे ही आपको पता है थोड़ा सा बंदा रख रखाव आ जाता है इसके अंदर। तो उसकी ड्रामे में खुद की टोन हैवी, यानी कि उसने भी परफॉर्म किया, बहुत मार्वेलस क्या काम किया था उस शख्स ने। फिर जब हमें करना है तब हम वो वाली आवाज़ तो नहीं दे सकते कि बादशाह बन के बंदा से बोला यार 2 रोटियां तो पकड़, चाय तो पकड़ यार, भूख लग रही है। बादशाह तो फिर बादशाह है, वो 2 रोटियों का ऑर्डर भी फिर ऐसे देगा कि लोगों को लगेगा हाँ यार 2 रोटियां मंगवाई है बादशाह ने। तो ये सीन हो जाता है इस तरीके से, थोड़ी सी आवाज़ के साथ खेलना पड़ता है और मज़ा आता है, क्योंकि हमें मज़ा आता है। हमें इसलिए मज़ा आता है कि लोग तारीफ़ करते हैं, फिर सुनते हैं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो किया जाता है, और वहाँ से बाहर दुनिया से लोग देखने के बाद बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो फिर खुद गोले चारों का मन शुमारा आड़ता में पहले शुमारा को मन शुमारा काया मर्ची आवाज़ दुनिया है कारा मर्ची में शुमारा आड़ता आवाज़ दुनिया गोले चारों का जो शुमा 4 तीसरे इच्छो कैरेक्टर को मां जो हैरान भी था, मतलब ये अमी अब्राही में साइड चारा कोई देखी चीजें देखी ना मतलब मैं चाहते ना इसी होती जेन दबर करेंगे घोड़ा मैं मर्ची की मरागश बैगे बाज इंटरेस्टिंग है शानी शी कह रहा कमो कार्टून वगैरह नहीं भी आवाज़ का शाइना अगर शुमे चौकमो केदा उदे शतगा गोड़ ब्यार ते टीवी दे मन आदे ते मजूरे कसाने गोंडुई ब्रेक पद पदवती मरागश बढ़ जा कने वशत के गोले चारों का अली मुशमारगो मका अली अन्नी रवा और अन्नी कायगोड मन्नु शता और अन्नु वत का चिया मनो वत सबर ने लगे इंचो मर्च में मरागश बाज इंटरेस्टिंग गोड मने से सबर किल्ली के मोती मरागश बदा बढ़ जावे के ना शुमारगो चौक मोक तवार बेकने चिया अन्नी जो मैं गेस टी शिकेर कमो कार्टून वगैरह नी आवाज भी कशैनी ताकि शुमा भी बेकन देता शुमे चौक मोका भी बेकंदा और माँ भी बेकंदी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने कार्टून्स किए हैं, कौन कौन से कार्टून्स? कार्टून्स में काफ़ी है, जैसे एक जैक स्ट्रॉम काफ़ी फेमस चल रहा है, अभी भी शायद ऑन एयर होगा इस वक्त भी वो चैनल से। और दूसरा शहरज़ाद, उसमें सिंबाद का कैरेक्टर मैंने किया था, बहुत ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप थी, बहुत पसंद किया गया। अभी एक कार्टून चल रहा है इस वक्त भी, वन पंच मैन, उसमें भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है। रॉबिन हुड चल रहा है। और दूसरा ये कि 7 and मी, वो एक बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था, वो छोटे छोटे बोनों वाले कार्टून थे, उसमें 7 बोने होते हैं, वो कहानी भी है। और उसमें से एक, वो सब बुढ़े होते हैं, तो उसमें था तो बोना, तो वो उस लेकिन बुढ़ा था, तो उसकी आवाज़ मैंने दी काफ़ी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कार्टून बुढ़ा था जी, कार्टून बुढ़ा था वो छोटे कद का था, तो वो सारे बोने थे। अच्छा, उसकी आवाज़ निकाल के दिखा मुझे। हाँ, तो मैं उसकी आवाज़ आपको निकाल के दिखाता हूँ। असल में वो थोड़ा सा वो जो 7 बुढ़े थे, अलग अलग कैरेक्टर थे, कोई मासूम था, कोई समझदार था, कोई साइंसदान था, और जो मेरा वाला था 7 बुढ़े थे। उस एक वो बच्ची है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। वो जो मेरा वाला कैरेक्टर था, वो उन 7 बुड्ढों में उसको मजबूत दिखाया गया था, यानी बिल्डर टाइप, जो एक तरह से समझ लें कि वो एक उन सबको सिक्योर कर रहा है और सबको बताता है तरीका कार उस तरह। तो वो उसकी जो टोन थी वो इस तरह की, ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं होगा, इधर रखो इसको, मैंने कहा इधर रखो इसको। उसकी इस तरह की टोन थी, बहुत गुस्से वाला, बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। उसके एक्सप्रेशन ही ऐसे रहते थे हर वक्त। उससे नॉर्मल भी कोई बात करता था ना कि तुमने खाना खाया, तो वो नॉर्मल नहीं बोलता था हाँ मैंने खा लिया या मैंने नहीं खाया। मुझे पता है अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मैं इधर उधर देख रही हूँ कहीं कुछ लगा तो नहीं। नहीं देखिए, आपको यकीन करना पड़ेगा। आप यकीन करेंगी तो देखने वाले यकीन करेंगे क्या यार उसको यकीन आ गया। मैं कब से बार-बार यूं देख रही, कुछ रखा हुआ तो नहीं है। फिर मैं बोली कैसे रखा हुआ, जो भी लगाया उस रब ने यहाँ लगा दिया शायद, जिसके से हम ये सब काम कर रहे हैं। फिर मैं वही सोच रही हूँ कैसे होगा, जो मैं बोल रही हूँ वही तो वो सुना रहे हैं। तो वो इस तरह का कैरेक्टर था। अच्छा, आप कंटिन्यू करिए, आप क्या आगे। तो काफ़ी सारे उसमें कार्टून्स बोले हैं, और कभी किसी में कोई बहुत मोटा होता है, कभी किसी में कोई पतला सा होता है, उसकी आवाज़ होती है, किसी की हीरोइश टोन होती है, किसी की विलनिश टोन होती है। तो मतलब बहुत मज़ा आता है। अभी एक लास्ट एक कैरेक्टर
जैसे मैंने बोला था सिंदबाद का, तो उसमें वेरिएशंस बहुत थी, ठीक है ना। वो चीखता आ रहा है कि मैं हूँ सिंदबाद और दिलों का बादशाह और ये और यूं करते करते, अब उसकी वेरिएशन बहुत है। जैसे उससे किसी ने बात की कि तुमने हमें पहचाना, हाँ हाँ मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम हाँ लेकिन तुम हो कौन, उस तरीके से उसकी वेरिएशंस बहुत थी। वो कार्टून आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा कि वो, क्योंकि कार्टून बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, उछल कूद बहुत होती है, एक आम इंसान से कई ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं कार्टून के अंदर। आप गौर करें, मतलब अगर मैं किसी ड्रामे की आवाज दे रहा हूँ, किसी कैरेक्टर को बोल रहा हूँ या अपना कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल होऊंगा, मैं एक इतने एक्सप्रेशंस नहीं होंगे मेरे पास, मैं नॉर्मल बात भी कर लूंगा। लेकिन कार्टून तो आप 5 मिनट देखें आपको हैरान हो जाएंगी कि इतनी ज़्यादा उछल कूद है, नॉर्मल बात कर ही नहीं सकते। नॉर्मल कैरेक्टर भी जो है वो कभी कंधे उचका रहा, कभी यूं कर रहा, कभी गर्दन को यूं, आपको वो सारे एक्सप्रेशंस देने हैं। बात करते 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 उसको नोट करना है, उसके साथ देखना है। कंधे उछालने वाले नहीं नहीं, देखिए देखिए, अगर आप बात करते करते कंधे उचकाएंगी तो आपको खुद फील होगा कि आपने बात करते करते यूं किया है। तो देखें वो यूं करने में एक पॉज आता है, हर चीज आती है। हमें वो चीजें करनी पड़ रही है, ताकि जब आप देखेंगी तब आप, जो आपने बात शुरू में कही थी कि मैं सारी जिंदगी ये सोचती रही कि ये अंदर कोई है डब्बे के अंदर और एक दुनिया अलग है, तो वो दुनिया बाहर बैठे लोग बना रहे हैं और आपको उस दुनिया में लेके जाते हैं अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आप कर सकते हैं ये, आप डबिंग कर सकते हैं, आप इतनी सारी आवाज़ें निकाल सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं थिएटर कर रहा था और आपको शायद बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया होगा, थिएटर में माइक्स वगैरह नहीं बिल्कुल होते, बिल्कुल। तो आपको अपनी स्टेज से आवाज़ बिल्कुल पीछे तक या ऊपर तक अगर है थिएटर, वहाँ तक पहुँचानी होती है लोगों तक, और इस तरह पहुंचानी होती है कि वो सुन सके, समझ सके और उसको ऐसा लगे जैसे आप बहुत ही पास खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं। उसमें आप चीखते भी नहीं हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। वो उसकी एक ट्रेनिंग होती है, आवाज़ की, सांसों की, वो थिएटर की ट्रेनिंग अलग होती है। मैं थिएटर कर रहा था, मेरे साथ जो मेरी को स्टार थी, मेरी जो हीरोइन का कैरेक्टर कर रही थी, अब बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, तो उन्होंने मुझे थिएटर ख़त्म होने के बाद, जो पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो वो करती थी डबिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि अर्तगरल तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, बेस भी है और तुम्हें कंट्रोल भी है, माशाल्लाह, तुमने जिस तरह थिएटर किया और लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट किया, तो तुम डबिंग साइड पे क्यों नहीं आते? मैंने कहा यार मैंने कभी मतलब सोचा नहीं है, मुझे पता नहीं है ये काम कैसे होता है, मुझे मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ मैं एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल। उन्होंने मुझसे बोला आप ऑडिशन दो। मैंने ऑडिशन दिया, तो मैं आपको बता दूँ कि वो पहला ड्रामा था मेरा जिस पर मैंने शाम में ऑडिशन दिया था और मेरी आवाज़ उसी दिन सेलेक्ट हो गई थी और मुझे अगले दिन डबिंग के लिए बुलाया गया। वो ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ये आप लोग के ऑडिशंस कैसे होते हैं? स्क्रीन पर, सामने आपके स्क्रीन होती है, आप जाते हैं, रूम है, बूथ है, माइक लगा होता है, उसमें वो कैरेक्टर जिस पर भी आपकी आवाज़ होती है लेनी होती है, यानी कि 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, वो देखा जाता है कि कितनी पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर। उसमें वो आपसे बड़ी उम्र वाली आवाज़ भी थोड़ी सी निकलवा लेंगे, वो आपको सामने स्क्रीन के सामने आपके चल रहा है स्क्रीन पर, आपने उसको देखकर एक्टिंग करनी है और वो डायलॉग्स आपके साथ, आप स्क्रिप्ट हाथ में होगा, उसकी लाइंस लिखी होंगी, आपको वो परफॉर्म करना है। तो उस पर उनको पता लग जाता है कि कितना थ्रो है आवाज़ में, कितनी पोटेंशियल है और एक्सप्रेशंस कितने हैं। नॉर्मल बोलना अलग होता है, डायलॉग्स बोलना अलग होता है, वो सब चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। आपको आपके ऑडिशन से पहले प्रिपेयर किया था कि आपको इस तरह करना है, आप डायरेक्ट ऑडिशन, या आपको पहले पता था कि ऐसे करना है? मैं जब गया तो चाय वगैरह पिला के जब मुझे तैयार करके कुर्बानी के लिए जब अंदर लेकर गए तो जब स्क्रीन मेरे सामने आई तो मुझे तब पता लगा अच्छा ये ऐसे होता है, तो स्क्रीन पर चलाई। अच्छा, मतलब उससे पहले आपको नहीं पता था? जैसे मुझे भी अभी पता चल रहा है। मुझे वाकई आइडिया नहीं था उससे पहले। और जब मुझे बताया, और इस काम में, हर काम में जैसे उस्ताद होता है जो आपको टीच करता है, तो इधर भी है जिसको हम डबिंग डायरेक्टर कहते हैं, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके परफॉर्म करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो मौजूद हो, वो आपको देखे, आपको बताए, ख़ास तौर पर ऑडिशन टाइम पे तो लाजमी। तो वो हमारे डायरेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। पहले मैं उस बूथ में था, वो दूसरे बूथ में थे, हम टॉकबैक की बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि अर्तगरल देखो, पहले मैं तुम कुछ नहीं बोलना, अभी सिर्फ सुनो मुझे, स्क्रीन चल रही है, देखो ये बंदा आया है, इसने आके एक गहरी सांस ली है, उसके बाद बोलना शुरू किया, तो बेटा चल कर आकर गहरी सांस को जहन में रखना, चलोगे नहीं तुम, लेकिन सोचो कि जब एक इंसान चल कर आता है गहरी सांस लेकर बात करना शुरू करेगा इस तरीके से, तो वो कैसे है, क्या है, इस चीज़ों को जहन में रखना होता है। एक्सप्रेशन सिखाए, टोन बताई कि अभी जैसे बात कर रहे हो आवाज़ यही होगी, टोन, अभी तुम फास्ट बोल रहे हो, टोन संभालना, जिस तरह वो बात कर रहा है, सैड है सैड फील के साथ, हैप्पी है हैप्पी फील के साथ, जो भी है, मतलब ठीक है।
तो वो भी एक छोटे से वज़ीर का कैरेक्टर था बिल्कुल। उस ड्रामे के अंदर। उसमें मेरा जो है इन्होंने वो ले लिया खैर सैंपल आवाज़ का। फिर बाद में बोला कि जी आप अप्रूव हो गए हैं और आपने ये काम करना है, आइए। फिर देन जब मैं अगले दिन गया तो फिर मुझे पता लगा कि ऑडिशन अलग चीज़ होती है और काम करना फिर अलग चीज़ होती है। ऑडिशन में बस वो ये देख लेते कि हाँ यार ये कर सकता है, तो ठीक है। काम करना क्या चीज़ है? फिर देखिए फिर मेहनत है। फिर आपसे डायरेक्टर जो है ना वो चने चपवाएगा आपसे फिर वो वाला ना आपको चने नहीं, चपवाने आप तो सेलेक्ट हो गए, आप तो आप हाँ ही मैं बता करना रहा हूँ है। फिर वो करना है, क्योंकि अब आप सिलेक्ट हुए तो आपको काम करना है। बारीकियां उस वक्त पता लगेंगी, फिर आपको ये भी लगेगा यार मैंने ऑडिशन ही क्यों दिया ये तो बहुत ही मैं फंस गया। आपको ये फीलिंग्स भी आएंगी, आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, अगर उस डायरेक्टर ने अगर आपके अंदर टैलेंट देख लिया ना वो आपसे करवाएगा। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा हर जगह बैठ कर ये बात बोलता हूँ और मैं उनको दुआ भी देता हूँ। हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे 3 से 4 घंटे परफॉर्म करवा लिया। उन्होंने देख लिया ये बंदा कर सकता है, हर चीज़ हो गई। फिर मुझे बोला चला यार चाय पी कर आते हैं। और मैंने बोला सर ये आज वाइंड अप हो गया? कह रहे हाँ ये तो खत्म हो गया, चल चाय पीते हैं। रात के 3 बज रहे थे। फिर तू आराम से निकल जाना, चाय तो पी ले। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं आया, बैठा उनके साथ, चाय पी। अब मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, मुझे चाय पिलाई जा रही है, मैं नॉर्मल चिल होकर बैठ गया, चाय वगैरह पी आया। मुझे कह रहे हैं जानने लगे, मुझे कह रहे यार 1 मिनट, एक चीख ज़रा ना खुलकर पीछे हट कर दे, मैंने वो चीख तेरी लगानी है। वो ज़रा चीख मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रा प्रॉपर मज़ेदार नहीं आई। अब मैं रिलैक्स हूँ, मैं ठीक तौर पे, अब मैं डर नहीं रहा। मैंने कि काम तो हो गया, मैं तो सेलेक्ट कर लिया गया, मेरा तो काम हो गया। मैंने हाँ अरे यार कोई बात ही नहीं, ये मैंने माइक दूर गया, हीरो बन गया दर चीख के। मैंने कहा सर डन है? कह रहे हाँ अब बेटा तेरा गला खुला है, अब जो 4 घंटे तूने काम किया था ना अब हम दोबारा करेंगे। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ और सीरियसली अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में लाना था, इज्जत देनी थी। अगर उस लम्हे में ये सोच लेता कि यार मैं कहाँ फंस गया और मैं नहीं करूँगा और मैं पता नहीं वहाँ पे शोर शराबा करके चला जाता कि इनको काम नहीं आता ही नहीं आता, तो मैं शायद कभी नहीं आ पाता। लेकिन मुझे वहाँ अल्लाह ताला ने वो सोच दी ही नहीं, नेगेटिव किया ही नहीं। मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा। मैंने बोला यार कमाल आदमी है, ये किस तरह काम करवा रहा है, ब्रिलियंट, इसको पता है कि यार मैं नहीं दे पा रहा था, फिर भी देखो इसने कहीं मुझे मना नहीं किया। बिल्कुल, आपको रिलैक्स करवाया, माइंड डाइवर्ट करवाया आपका। फिर उसके बाद कि ये जानता था कि ये बंदा कर सकता है, अभी नहीं कर पा रहा, फर्स्ट टाइम है, डरा हुआ है, घबरा रहा है, चीज़ों को नहीं समझ आ रही। और वो जब मुझे बोला ना अब तेरा सीना खुल गया, तो चीख मारी, तेरा गला खुल गया। अब वो 4 घंटे जो मैंने लगाए थे, मेरे ख्याल में आधा या पौने घंटे में खत्म। अगर वो उस टाइम आपके साथ ऐसा करता, नहीं कर सकते आप, क्या बहुत किया सारे आपने, क्या काम करके बहुत सारे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती के डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं जो करवाते हैं हमसे यही है, अबे यार ऐसे नहीं हो रहा, अबे तुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मतलब उनको सिर्फ इतना बोले सर 1 मिनट इधर आके करके दिखाइएगा ज़रा, तो फिर आपको पता लगेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी वीडियो बनवाने के लिए हमसे कहते हैं कि वीडियो बना, हमारे साथ खड़े होकर वीडियो बनाने हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। उस वीडियो के टाइम पे आपने तो देख लिया वाह यार ये सिखा रहा है, हमसे पूछे उस वक्त तो उसको स्क्रिप्ट भी उल्टा पकड़ा हुआ है, उसको तो खुद बेचारे को नहीं पता स्क्रिप्ट कैसे पकड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो बस वो नाम के डायरेक्टर बन के बैठे होते हैं, हालांकि वो है कुछ नहीं। तो इस तरीके से भी ऐसे भी लोग हैं हमारी फील्ड में। मतलब जो आपको उस्ताद मिला है जी जी, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। उस्ताद वाकई उस्ताद होना ज़रूरी है, यानी कि वो अपने काम में माहिर हो। और अगर आपको सही वक्त पर सही उस्ताद मिल जाता है, फिर आप भटकते नहीं हो, फिर आप सही रास्ते पर चलते हो। नहीं, फिर जो उस्ताद आपको जिस तरह उन्होंने सिखाया, आप क्या चाहते हैं आप भी आगे सिखाएंगे उसी तरह? जी ज़रूर। देखें ये एक इल्म है और इसको मैं अपने पास तो नहीं रखूँगा हरगिज़। और आज भी अगर मैं आपको जैसे अभी बता रहा हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ सीख ही रही होंगी। आप आए या ना आए इस फील्ड में वो अलग बात है, लेकिन इंसान सीख देखिए मैं अभी आपको बता सकता हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों तक ये बात पहुँच रही है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुँच रही है। अब एक चीज़ है इसका तरीकाकार, और तरीकाकार आप बूथ में आके बैठेंगे, आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा गाइड किया जा सकता है। सामने हर चीज़ होगी, अभी बताना होगा तो शायद भूल भी जाएंगे आप, लेकिन जब आप सामने होंगी तो उस वक्त जो बता रहा होंगे आप वो फ़ौरन जो है अप्लाई कर रही होंगी, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि बाहर बैठे हुए शख्स को लगता है मुश्किल, बिल्कुल लगता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बोलना अलग चीज़ है, आवाज़ का अच्छा होना अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर आवाज़, जो भी आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, यहाँ मौजूद हर शख्स की आवाज़ ड्रामे में मौजूद किसी ना किसी कैरेक्टर पर फिट हो सकती है। मेरी आवाज़ किस हो सकती है, मेरी आवाज़ गले चारों का क्षमा वो शिता मनी आवाज़ भले कार्टून इन्ना मनी आवाज़ कैरेक्टर को फिट करते हैं। बिल्कुल, देखें ये तो अब तब पता लगेगा जब आप कैरेक्टर पे ऑडिशन देंगे और उसको कितना अच्छा निभा सकती है, तो आपकी आवाज़ भी उसमें अच्छी हो जाएगी, फिट हो जाएगी,
ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप में ऐसा कुछ है कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई मैं बोल रही हूँ, आप मेरी मिमिक्री करें, इस तरह का कुछ कर सकते हैं? अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका है कि मैं किसी औरत की मिमिक्री करूं। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। दोस्तों में असल में होता है ना, जैसे आप कोई अपने किसी दोस्त की मिमिक्री करके देखिए, अगर एक लड़का कभी लड़की की मिमिक्री करने जाएगा तो वो कुछ और बन जाएगा। याद रखिएगा। फीमेल की नहीं करें, मेल की करें। बहुत सारे हैं, जैसे हम बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं जिनकी हम करते हैं कि यार वो हंसी मजाक में जब वो सामने होते हैं हम उनके सामने भी करते हैं कि तो एक हर बंदे का स्टाइल होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा उनका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। जब हम उनके पास ऐसी आते हैं ना, सलाम करते हैं, जैसे बोला अरे क्या हाल है, मैं बात करूँगा तो क्या हाल है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हर वक्त ना वो मतलब वो उस टोन में है, उस ट्रांस में है कि वो अभी भी शायद एक्टिंग कर रहा है। हाँ क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, तो कैसा है? तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार हमने किस तरीके से बात करी, तो कैसा है, तो ठीक है, बैठ, होश में आ जाओ। तो मतलब और लगता है, लेकिन वो बेचारे का स्टाइल ऐसा, वो है ही ऐसा, नेचुरल है। हमें फील होता है, देखने वाले को फील होता है, लेकिन वो नेचुरल है। अच्छा, मैं आपको चौधरी साहब जी, ये भी ऑनर है हमारे लिए। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बता दें। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, मेरे इस जगह तक पहुँचने में, यहाँ पहुँचाने में एक सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो एक ही शख्स का है, मेरे बाबा का, अल्लाह जनसीब करे। वो बेसिकली टीवी स्टार थे, मोहम्मद हदीस अनिल चौधरी, दुनिया उनको जानती है। उन्होंने फिल्मों में काम किया, बेपनाह पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामाज में काम किया, बेपनाह थिएटर, और बहुत बड़ा नाम थे वो इस इंडस्ट्री का। बहुत छोटी उम्र में मुझे वो अपने साथ ले गए। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे एक बहन और एक बड़ा भाई है। पर सबसे लंबे? हाँ, मैं सबसे लंबा हूँ, सबसे टॉल हूँ माशाल्लाह। वो भी सब हाइटेड है, लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा है। तो बाबा ने हमेशा साथ रखा। मैं बहुत शायद 5 साल का था जब मैंने पहला पाकिस्तान टेलीविज़न प्ले किया लाहौर से बाबा के साथ। तो बाबा को लगा कि तमाम बच्चों में इसमें थोड़े से हैं, गट्स हैं कि ये काम कर लेगा, और ऑन एंड ऑफ मुझसे करवाते रहते थे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कि यार आ जा यार, फारिग है तो बेटा इसमें डांस में ज़रा वो अपना एक गाना है उसमें जो है वो थोड़ी सी मॉडलिंग कर ले, या एक सीन करके चला जाना हमारे प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से चलते रहा। अब्बू जो डायरेक्ट करते थे, मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं था इस फील्ड में। बचपन से सेलिब्रिटी कह सकते हैं। तो मुझे ना मतलब शौक था नहीं इतना इंडस्ट्री में, मतलब कि एक्टिंग शेक्टिंग साइड और इस तरफ करने का। लेकिन वक्त गुजरता चला गया, बाप के साथ फिरता रहा, उनकी चीज़ों को समझा, देखा, इंडस्ट्री को जाना, सबको ओन किया, सब ने ओन किया, हमें बड़ा अच्छा लगा, फैमिली लगी, सारी चीज़ें। तो मैंने जब 2012 के अंदर मुझे एक थिएटर ऑफ़र हुई, तो बाबा से मैंने बात की कि मुझे थिएटर का काम है, जैसे ऑफ़र हो रहा है, तो मुझे आपको क्या लगता है करना चाहिए? तो वो हंसे, वो कह रहे देख मैं तुझे हमेशा कहा करता था, तूने मेरे साथ बहुत सारा काम कर लिया, तुझे स्क्रीन का भी पता चल गया, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहा करता था, बेटा अगर मुकम्मल इस फील्ड को सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसको ओन करना है तो थिएटर से ही करना, क्योंकि थिएटर आपको मुकम्मल करता है। वो मुकम्मल अदाकारी सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है, आवाज़ की भी, और आपको एक्सप्रेशंस देता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ऑफ़र हुई तो आप बताएं, करो। तो बहरहाल मैंने फिर उनकी, जब मुझे सिग्नल मिल गया तो मैंने काम किया, क्योंकि मैं उनसे पूछ कर करता था। फिर मुझे शो मिल गया एक टीवी से, और मैं फिर उसमें एज अ होस्ट काम करने लगा, ऑन एंड ऑफ ड्रामाज भी करता रहा। तो बाबा के साथ फिर लिखने का बड़ा शौक़ हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें बाबा की लिखने में हेल्प की, जो ऑन एयर भी कहीं क्या क्या चीज़ें लिखी आपने? सॉरी क्या लिखा था आपने? वो ड्रामाज वगैरह, जैसे बाबा एज राइटर भी जब काम कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें होती थी, तो वो मुझसे करवा लिया करते थे। और 2013 में एक मेरा ड्रामा आया था कुर्बानी की जंग के नाम से, जो मैंने खुद लिखा था। उसको वन लाइनर भी मेरा था, उसके डायलॉग्स भी मेरे थे, और उसमें मैंने मजबूरन काम किया था, क्योंकि मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक पंजाबी टोन चाहिए थी जो कोई दे नहीं पा रहा था। नहीं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि पंजाबी टोन जो देनी थी ना एक उर्दू के दरमियान, वो जो लाहौरी टोन होती है जिसको गुलाबी उर्दू कहा जाता है, वो दे नहीं पा रहा था कोई। हमने काफ़ी ऑडिशंस किए थे यहाँ पे, तो फिर वो उसकी वजह से मुझे फिर एंड में वो काम करना पड़ा। तो वरना मैं कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ बिहाइंड द कैमरा रहता था। आपने जो लिखा था उसमें डायलॉग्स वगैरह सारे पंजाबी थे? नहीं, वो उर्दू में वेरियस था। उसमें एक बलोची का कैरेक्टर था, एक पठान था, एक पंजाबी था, एक सिंधी था, उर्दू स्पीकिंग थे, इस तरीके से कुछ हमने सारी ज़बानों को मिलाकर वो ईद के लिए प्ले तैयार किया था। ईद प्ले था वो, तो बहुत मज़ा आया था उसमें, बड़ा अच्छा रहा था, बड़ा अच्छा फीडबैक आया था उसका। वो मैंने खुद लिखा था। उसके बाद बाबा की बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बाबा की हेल्प कर दिया करता था, और उनकी डेथ से पहले भी जब वो अभी काम कर रहे थे पैरामिड प्रोडक्शंस के लिए, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं लिख रहा था, और हम उसको कर रहे थे, और वो ऑन एयर भी जा चुकी थी। बस वो सडन फिर
कभी गजलें वगैरह लिखी है? कुछ शौक? शायरी कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है तो। सुना दे जरा कोई शायरी हमारे। पहले आप बोल रहे गोले चारों का शायरी अश्कने बोले। देखिए क्या 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 बोला? गोशदारे, गोले चारों का गुले चारों का शायरी या गोशदारे? शायरी है गोशदारे, गूश दारे। दारे। हाँ, और अब वहाँ पे दिख रहा शायरी। यार बड़ा मुश्किल है, दोबारा बोले आप साथ साथ। हाँ, साथ साथ बोले, ऐसे नहीं। गोले मेरी आवाज़ चारों का गुले शायरी या चारों गोशदारे, शायरी सुने नहीं गई मारा। बस यार जो बोल दिया वही था। ठीक है हाँ। देखिए मुझे जो है ना वो एक नज़्म जो है वो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, साहिल लुधियानवी साहब को, ठीक है, मैं उनकी एक नज़्म है जो मैं अक्सर, आप सबने सुनी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे कुछ इंस्पायर करती है, कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं तो इंस्पायर करती है, तो मैं बिल्कुल वो सुनाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देते हैं तो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराख, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा शायद कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह। देखिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ, मैं आपको बताता चलूँ कि आप जहाँ तक एक्टिंग की बात कर रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से काम ज़्यादा नहीं मिलता। वो सोच है, यानी कि जाते साथ ही सबसे पहले वो हाइट देखकर जो है ना उनको ये हो जाता है कि हाइट से क्या मुताल्लिक? हमारे यहाँ ये है कि यार लड़की कहाँ से लाएंगे इसके लिए इतनी लंबी, जो ज़्यादा हाइट का लड़का है तो स्क्रीन पे फ्रेम अजीब लगेगा, बुरा होगा, काम करने में मुश्किलात होंगी, और मास्टर जो फ्रेम्स होंगे उसमें लड़का लड़की का कद नज़र आ जाएगा। चलो क्लोज में तो बैलेंस हो जाता है कि वो बेचारी किसी चीज़ पे खड़ी हो जाएगी या मैं कोई टांगे खोल खाल के नीचे हो जाऊँगा हल्का सा, लेकिन मास्टर फ्रेम में मसले होते हैं। तो लोगों की यहाँ पे सोच ऐसी है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा नहीं। वैसे जैसे उनको डबिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो फिर ये फ्रेम मैनेज करना वगैरह ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं। मेहनत कौन करे इन कामों में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा टैलेंट तो बाद में देखा जा रहा होगा, लेकिन पहली पर्सनैलिटी देखी जाएगी। कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उनके लिए इशू है कि यार अब ये मसला होगा कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगी। अभी तो ये है कि काम आओ फटफट करके निकल जाओ, लेकिन ये बंदा जब अगर इसको कास्ट करेंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लड़की के लिए भी, फिर ढूंढ के लेकर आओ। और अगर कोई अच्छी हाइट वाली लड़की मिल जाएगी, वो एक्ट्रेस नहीं हो, तो उसको पहले चीज़ें, तो बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है मुझे, तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा, मुझे जो है ना वो मैं पढ़ता नहीं इन चक्करों में। आपने करवाना है बिस्मिल्लाह, नहीं करवाना खुदा हाफिज। अच्छा, मतलब आपका इंटरेस्ट है एक्टिंग में? नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से काम किया है, मैंने ड्रामाज में भी कर लिया, चीज़ की है, मैं करता रहा हूँ। जब मुझे अच्छी ऑफर होती है और ऐसी ऑफर होती है कि अगले को मुझसे कोई इशू नहीं होगा, उसको हाइट से इशू नहीं होगा, पर्सनैलिटी को यूज़ करेगा, कोई इसको ऐसा सीन नहीं है, तो मैं तो तैयार। नहीं, मेरे ख्याल से हाइट से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें अमिताभ बच्चन को उनके वहाँ तो फिर इंडस्ट्री वो अलग है ना, उसका तो फिर हम उसमें तो मुकाबला नहीं कर रहे। मैंने तो सुना है कि मतलब हाइट अच्छी होती है, तो होती है, देखिए होती है बिल्कुल, मैं ये प्लस पॉइंट होता है, लेकिन अच्छी हाइट, वो हमें कहते हैं कि आपकी अच्छी हाइट नहीं, आपकी ज्यादा अच्छी हाइट तो ज्यादा अच्छी हाइट वाले कैमरे से ऊपर निकल जाते हैं, तो हमें वो चाहिए। नहीं, आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल नहीं, वो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी तारीफ हुई है, बाद में समझ आता है भाई यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, ये ज्यादा ही हो गया ये कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं और मूवीज हैं जो फिल्में बनती, उनकी भी डबिंग होती है क्या? कुछ एक्टर देखिए हर फिल्म की डब होती है, हर फिल्म की डबिंग होती है, बिल्कुल होती है। वो डबिंग ऐसे कैसे कहलाती है? वो डबिंग ऐसे होती है कि जिस नहीं, मेरा ये मतलब था कि डबिंग वही लोग करते हैं जो एक्टिंग वही करते हैं, या अगर कोई ऐसे एक्टर्स वगैरह हैं या एक्टर हैं, कमर्शियल में चल जाती है ये चीज़। अच्छा। लेकिन जब आप फिल्म में जो कैरेक्टर काम कर रहा है, अच्छा, क्योंकि फिल्म आउटडोर शूट होता है और भागम भाग में हर चीज़ होती है, तो उसके अंदर आवाज़ क्वालिटी वो वाली नहीं होती,
उसको सिनेमा क्वालिटी के अंदर और फिल्म की क्वालिटी के लाने के लिए उसको डब किया जाता है। बाद में शुरू से होता है, तरीकाकार है फिल्म का। तो उसमें जिस जिस शख्स ने काम किया है, डायलॉग्स बोला है, वो आकर अपना काम दोबारा करेगा स्टूडियो के अंदर। ये तो तरीकाकार है फिल्म का। कमर्शियल में सम टाइम होता है कि कुछ आर्टिस्ट जो है वो काम एज एक्टर यानी कि एक्टिंग कर जाते हैं, परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन वो फिर वॉइस ओवर कोई और उनका करता है, उनकी डबिंग कोई और कर देता है, इस तरीके से। अच्छा, मुझे बताएं कि अब तक आपने कितने ड्रामे किए हैं डबिंग के हवाले से? हाँ, डबिंग में तो बहुत सारा काम कर लिया है, 10 साल हो गए हैं, काफ़ी ड्रामे। इन 10 सालों में सबसे आपको जो पसंदीदा ड्रामा और पसंदीदा जो एक कैरेक्टर होता है ना, करने में बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। वैसे सभी लोग मेहनत करते हैं, आप लोग दिलो जान से करते हैं, पर एक होता है ना एक ऐसा कैरेक्टर। सही बात है, एक अच्छा सवाल है। देखिए मैं इसको चीज़ को क्लियर कर देता हूँ जो आप कह रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको इंस्पायर करती है। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा मैं, और मुझे शौक़ रहा, फिर जब आपके अंदर आवाज़ में थोड़ा सी आपको फील होता है कि कुछ है मेरी आवाज़ के अंदर, तो आप ढूंढते हो एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि आप ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए, मैं कई जगहों पर बैठकर अपने इस कैरेक्टर को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कोट करता हूँ, लाजमी करता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्पिरेशन ली उस कैरेक्टर से। खुदा ना खासा गुस्से वाली वो नहीं ली, लाउड होने वाली नहीं ली, लेकिन उस कैरेक्टर का एक स्वैग, उसका एटीट्यूड, उसका चलना फिरना, उसकी एक लाइफस्टाइल को मैंने अपनी आवाज़ के अंदर जो लेकर आया। और वो कौसम सुल्तान का मैंने जिक्र किया, उस सीरीज़ का, उसका जो बादशाह था सुल्तान मुराद खान, उसको मैंने बहुत बारीकी से मैंने उसका काम किया था, उसकी आवाज़ दी थी। उस कैरेक्टर ने बहुत कुछ सिखाया डबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आवाज़ का उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशंस, वेरिएशंस, उस कैरेक्टर ने मेरी आइंदा जब मैंने उसके बाद जो काम किया वो इतना आसान हो गया था मेरे लिए उस कैरेक्टर को करने के बाद, मैं बता नहीं सकता आपको। उस कैरेक्टर से मैंने इंस्पिरेशन ली, उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। और जैसे मैं नाम बता दिया है कौसम सुल्तान, और उस कैरेक्टर का नाम जो था वो सुल्तान मुराद खान, और उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। मुझे बहुत मैसेजेस आते थे सोशल मीडिया पे उस कैरेक्टर को लेकर, मेरी आवाज़ को पसंद किया जाता था। कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, इवन तुर्की से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे लिए विशेस दी, गुड विशेस दी, तो बहुत बड़ा अच्छा लगा, उस कैरेक्टर से सीखा। अब मेरा आगे का सवाल तो आपको पता है। देखिए उसकी टोन बहुत अच्छी थी, उसका एटीट्यूड अच्छा था। मैंने 2-3 जगहों पर बैठकर मैंने उस एक डायलॉग को मैं अक्सर लोगों को वैसे ही फ़लसफ़े के तौर पर भी सुना देता हूँ अपनी नॉर्मल आवाज़ में। और कई जगह जब आपने जैसे ये सवाल कर लिया है, किया तो नहीं है लेकिन मैं समझ गया हूँ, इस तरह के सवाल में तो मैं अक्सर व बेशतर वो ही लाइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गहरा फ़लसफ़ा है और बहुत मीनिंगफुल डायलॉग है। और अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जी मैं आपको उसकी टोन बड़ी हैवी टोन थी, बादशाह वाली टोन रखी थी मैंने, ये नॉर्मल टोन नहीं थी, इससे हटकर था। और वो सीन ऐसे है कि भाई एक उस बादशाह ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया जैसे खर दिमाग है, उसने देखा कि उस एक जो है आलिम जो है सल्तनत के अंदर वो उसके ख़िलाफ़ हुआ है, तो उसने उसको मरवा दिया। अब मरवाने के बाद जितने भी उलमा हैं वो बैठ गए हैं और वो अब मुशावरत कर रहे हैं कि यार ये सीन तो हमारे लिए भी ख़तरनाक हो गया, हम भी मार दिए जा सकते हैं। और उस दरमियान वो उस बैठक के दरमियान बादशाह साहब पहुंच जाते हैं। अब वो सब एकदम हालत बुरी हो जाती है। तो वो जब वो बादशाह से बोलता है कि देखें आपने जो ये काम कर दिया, तो अब जो है ना वो डर बैठ चुका है। अच्छा। मौत का जो डर है, वो खौफ है लोगों में बैठ गया है, अब बताएं कि क्या होगा। तो बादशाह उस वज़ीर को ये फ़लसफ़ा, ये लाइन बोलता है और उसकी टोन ऐसी थी, मौत का खौफ अच्छा होता है सिवासिया फंदी, क्योंकि ये हमें बहुत से गुनाहों से दूर रखने में मदद करता है। ये टोन थी उसकी। मेरे रोंगटे खड़े मेरे भी खड़े हो जाते थे जब मैं उसको परफॉर्म करता था। मतलब जो आवाज़ है ना, मेरे सीरियसली गोले चारों का भी क्वेश्चन थी ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अम्मी वाला पे गई। तो आपने बहुत अच्छा किया। और गोले चारों का अनुवाद बिकता या कसानी ब्रेकीमा कसमी कोशिकी मनी रोंगटे क्वेश्चन ने जाने फोट पिंजरा अम्मी वाला बेगी ये तो शी एक्सप्रेशंस, इसकी आवाज़ दिल ना कुछ गई
मतलब ब्रेक के जीरगा बल मुवज्जस मर्दम नौशे के सोन बैठे मर्दम अच्छो बिकता अनु मजीरिया कसाने ब्रेक के पदा काई शम जोस कने जैसे मैं अमी कसानियन अभियंते कस्सी लोगा मेहमान कहती माद गुशी पादा शन पोयम वानियन सुनेन गुड़ इशी गुमा चेचे बिकता अमिष्य पदम बढ़ कने वशत के गोले चारों का मजान नमश में ज़्यादा टीम नजो मुशमारा गुमश में ज़्यादा टीम नज़ीरा गोले चारों का माँ अंगा तक अमीम गोशिया ना कि मैंने जान रिपोर्ट पिंजरे तक शी आवाज़ है गुमा चुशी माशाल्लाह आवाज़ नज़र में लग गई थी गोले चारों का माँ ब्रेक से पहले शुमार गो के ना मैं शर सवाल है जो उसका ना जैसे कसानी शमे गुमा भी बीतता के मेहमान कायमात ज़बरदस्ती पादा शना पोयम सुने पादा शने ये चीज़ बेका पेश बेता गोल मैं चाह रही ए माशाल्लाह आर्टिस्ट जो आवाज़ कशी मर्दमानी एक्टिंग भी का शमारा गाना भी मतलब सुनाई तो अति निमेशर जोस कने कि शिंग मंचे कोई सीन बीता माते शरा गोश्ता की पादा मर्दो मत गए शाना देखे देखे आवाज़ कश पी जाए। अच्छा आप मुझे बताएं, मैंने अभी अपने गोले चारुक मतलब मेरे व्यूअर्स मेरे ऑडियंस उनसे ये कहा कि जैसे बचपन में होता है, बचपन में खैर बचपन की बात करी पर मैं अभी जो आपके साथ होता है मैं वो पूछूंगी कि मेहमान आ गए, अब अम्मी बोलेगी गाना गा के सुनाओ पोयम सुनाओ। कुछ ऐसा सीन आर्टिस्ट के साथ भी होता होगा कि मेहमान बेटे अम्मी ने बुलाया भाई आ जाओ, अब इनको कार्टून के अंदाज में बात करके दिखाओ, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल होता है। मेरी वालिदा जो हैं वो अक्सर व बेशतर जब घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जिन्हें अभी नहीं पता कि मैं ये काम कर रहा हूँ और जब पता लगता है तो फिर अम्मी मुझे आवाज़ देंगी अगर मैं घर पे हूँ और बोलूँगा जी जी बैठे हैं और घूम रहे हैं। बेटा वो या तो अम्मी बोलेंगी लगा कर दिखा दो यानी यूट्यूब वगैरह पर आप दिखा दो, या फिर मुझे बोलेंगी वो ज़रा बताओ ना तो वो कैसे कर रहे हो तुम। तो वो खैर ज़ाहिर माएँ हैं वो तो मासूम होती हैं, उनकी तो मोहब्बत अलग होती है तो उन्हें तो अच्छा लगता है कि उनकी औलाद इतना अच्छा काम कर रही है तो वो चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें पसंद करें, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हैं। तो फिर करना पड़ता है, ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, फिर हम तो ज़रूर है, फिर हम शुरू हो जाते हैं कि चल भाई 1 2 3 गो। नहीं मैं आपसे एक सवाल करूंगी, जैसे अब पहले मुझे मेरे सवाल से पहले आप मुझे बताएं कि स्कूल लाइफ में आप फर्स्ट बेंचर थे या बैक बेंचर? मैं फर्स्ट बेंचर था, मैं प्रीफेक्ट था, मॉनिटर रहा हूँ शुरू से। ये क्या बात हुई, तो फिर मेरे सवाल करना बनता ही नहीं था। स्कूल में जो बैक बेंचर होते हैं ना पीछे से आवाजें निकालते तरह तरह की। नहीं मैं उनमें नहीं था शुरू से। पढ़ाकू? हाँ पढ़ाकू था, मुझे भी अब मुझे यकीन नहीं आता कि यार मैं था ऐसा, मतलब क्यों था मैं, मतलब सही है आपको पढ़ाकू होने के ज़्यादा यकीन नहीं। सीरियसली बैक बेंचर्स आपसे ज़्यादा अच्छा कर गए यार, तो हम तो फ्रंट पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। आप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम ठीक है, मतलब जो हम कर रहे हैं उस पर हिसाब से तो नो डाउट बहुत अच्छा, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी चीज़ अता की है। स्कूल लाइफ में जैसे सब बच्चों का होता है ना, जब स्कूल में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि टीचर को देखकर टीचर ने मारा है डांटा, मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी, इसके बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, मारूंगी मैं, ये करूंगी वो करूंगी। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, बचपन में किसी ने हमें सुई लगा दी, डॉक्टर ने, मैं भी डॉक्टर बनूंगी, किसी की औलाद में सुई लगाऊंगी। तो इसी तरह जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी ख्वाहिशात भी मतलब चेंज होती जाती है कि हमें क्या बनना है आगे। तो स्कूल के टाइम, स्कूल के बाद कॉलेज में आपने क्या सोचा था, आपने क्या करना है? देखिए मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स की तरफ था। क्रिकेट मेरा पहला और आखिरी इश्क था और अभी भी है। मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था और मैंने क्रिकेट खेली, प्रोफेशनली खेली, पाकिस्तान से खेली और काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पर खेली, और जिसका मुझे तो बड़ी अच्छी चीज़ हमें जानने के लिए मिली। तो मैंने मैं फास्ट बॉलर था, तो मुझे बस एक शायद ये दिल में एक रह जाता है कि मैं स्टार नहीं लगवा सका पाकिस्तान का, लेकिन जहाँ से स्टार लगता है मैं वहाँ तक पहुँच चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम उस वक्त ये सोचते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई या ये हो गया, लेकिन आपको बाद में वक्त के साथ साथ समझ आती है कि आपके नसीब में नहीं थी, उससे आगे का सफ़र आपके नसीब में नहीं था, तो आप वहाँ से वापस आ चुके होते हो। तो मेरा सफ़र आगे नहीं लिखा था अल्लाह ताला ने, वहाँ से रिस्क नहीं आना था, यहाँ से इस फील्ड से आना था, तो मेरे रास्ते मुड़ गए और मैं छोड़ छाड़ के फिर इस तरफ आ गया। तो मैंने कभी भी
क्योंकि बाबा चाहते थे कि मैं हूँ, कि बाबा भी क्रिकेट खेल चुके थे, फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, मैं भी खेल रहा था, तो बाबा की तो पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। लेकिन जब उन्होंने लगा कि क्रिकेट छोड़ दिए, ख़त्म हो गया, तो फिर उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैं इस तरफ आऊँ, तो मैं इस तरफ इस बाबा की इस फील्ड को मैंने सेकंड किया, ये सोचते हुए, क्योंकि मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं था। मैं अक्सर व बेशतर बोलता हूँ और बात में ये कहना भी चाहूँगा देखने और सुनने वालों को कि मेरा इस फील्ड में आने का एक मकसद था, और वो यही था कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने बाप को मना करता तो शायद उनके जहन में ये चीज़ ना आ जाती कि यार कि मैंने इतना बुरा काम किया ज़िंदगी में कि मेरी औलाद नहीं करना चाहती। तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। मेरे बाप ने बहुत अच्छा काम किया था, इतना अच्छा काम किया था कि आज मैं यहाँ बैठकर इस उनके दिए हुए इस काम की वजह से अपना घर चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि मेरे बाबा ने ये हुनर मुझ में दिया। मेरे पास आज जो कुछ भी है, बोलने की, चलने फिरने उठने बैठने की सलाहियत जो अल्लाह ने दी थी, उसको निखारा मेरे बाप ने, और अल्लाह उनको जनसीब करे, उन्होंने बहुत कुछ दिया, और इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया। वरना मैं जा तो कहीं और रहा था कि क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन सके तो चलो ये सही, टीवी पे दोनों सूरतों में आ रहे हैं। आखिरी वक्त में हमें यही पता चला कि मतलब आपने क्रिकेट भी खेली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और हमारे देखने वालों को गोले चारों का एक मरतबा बोल के देखें, गोले चारों का, जैसे मैं बोल रही हूँ गोले चारों का, गोले चारों का। तो आपने हमें टाइम दिया अपना, हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बलोच में बोलूँगी दिले चोला किया चिती बाज मिन्नत वारा तुम्हें शोहत के मारा होती टाइम दाद, और मैं गोले चारू का ना वती बारिया गोश्त और गोले चारू का जो शमा इश्क होती शगो के एक बार शर्री अबरी होते रिस्क के बार हुआ अल्लाह पाका मैं पैदा कनगा चिपीसर मैं बनीनगा चिपीसर में रिस्क लिख के था मंचे जागे रहूँगी उधर जॉब करनी, तो मैं वती ख्वाहिश हुई थी कि मैं ये चीज़ बिकनी और उधर छी मैं कामयाब नबी, मतलब मैं दिल रंज बई वह तारा जेड़ी कि ये चीज़ परचा छिया नबी छिया मैं ये चीज़ा नशता, भले मैं ये कदी न सोची कि मैं ये चीज़ गुश के मैं नसीब करावी, मैं पता ये चीज़ न सोची कि हमारे में नसीब लिख के था, हमारे में नसीब जोड़ को था, हमारे हमारा बनी था, आइए में रिस्क पहले लिखे था, हमारे में नसीब जोड़ को था, आम हमारे 70 माता से ज़्यादा अफ्ताद माता से ज़्यादा हमारा दूध सारी थी, गोड़ में नसीब चो खराबी थी। गोले चारों का माँ मर्ची की में बरागश बाज इंटरेस्टिंग भी शुमा भी कंदित माँ भी कंदित अंच शुमा खुश बेबाते गल बेबाते अंच में दुआओं को थी मरागश शुरुआत को इब्तिदा को अंच मती दुआओं को मरागश आलास कनिश में वश बेबाते खुश बेबाते खुश यग्रंच बेबाते नू इजाज़त भी दे तो वो थी ओस्ट आ रहा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बान अल्लाह में आ रहे